नमस्कार। आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत पर। मार्क्सवादी विचारधारा के मुख्य समर्थकों में कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, स्टालिन तथा माओ त्से तुंग के नाम विशेष उल्लेखनीय है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसकी कुछ पुस्तकें जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं कुछ इस प्रकार हैं: कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, दी होली फैमिली, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। वहीं एंजल्स के भी कुछ इम्पॉर्टेंट किताब दी ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट हैं। वहीं लेनिन द्वारा लिखित पुस्तक स्टेट एंड रिवोल्यूशन एक विशेष पुस्तक है। कार्ल मार्क्स जो कि सर्वप्रथम समाजवादी लेखक नहीं था, उसके पहले भी कुछ समाजवादी लेखक थे जिनमें सेंट साइमन ग्यूजोर जो कि वर्ग युद्ध का विचार फैला रहे थे। वहीं प्रूदो ये बता रहा था कि संपत्ति का अतिशय संचय चोरी है। वहीं ओवन का यह विश्वास था कि नवीन औद्योगिक युग प्रतियोगिता का नहीं वरन सहयोग का युग होगा। इन विद्वानों को यानी कि सेंट साइमन ग्यूजोर, प्रूदो और ओवन को कार्ल मार्क्स स्वप्नलोकीय या यूटोपिया समाजवादी कहता था, क्योंकि उसका ये विचार था कि पूंजीवाद की गलतियों को इन्होंने ध्यान में रखा जबकि पूंजीवाद को नहीं रखा। राज्य की उत्पत्ति के विषय में अगर हम बात करें तो मार्क्सवादी विचारकों का यह मत है कि राज्य शोषण के एक यंत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है, पूंजीपति वर्ग का एक यंत्र है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग अपने को बनाए रखने के लिए इसका आविष्कार करते हैं। वहीं प्लेटो, अरस्तु, हीगेल, ग्रीन या रूसो ये जो सावयववादी सिद्धांत के समर्थक हैं, जो राज्य को एक शरीर के रूप में मानते हैं, ये राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। अरस्तु कहता है कि राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकता के लिए हुआ है और सदजीवन के लिए इसका अस्तित्व है। वहीं हीगल कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवतरण है। वहीं लास्की कहता है कि राज्य व्यक्ति के पूर्ण विकास में सहयोगी है। उसने आगे कहा है कि राज्य विभिन्न वर्गों में सामंजस्य बनाए रखने वाली संस्था है। वह अपनी नीति द्वारा यह प्रयत्न करती है कि नागरिकों के बीच इस प्रकार का संबंध स्थापित रहे जिससे प्रत्येक नागरिक ये अनुभव कर सके कि यदि उसकी इच्छा हो तो वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास स्वतंत्र रूप से कर सकता है। मार्क्स ने इतिहास की भौतिक व्याख्या करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है, जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत का मुख्य जोर राज्य के स्वरूप पर रहा है कि राज्य की प्रकृति कैसी है, क्योंकि हीगल जैसे विद्वान ये मानते हैं कि राज्य जो है जन कल्याण के लिए है। वहीं मार्क्सवादी विद्वान ये मानते हैं कि राज्य का निर्माण, राज्य का स्वरूप एक शोषण मूलक है। यही कारण है कि राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण ऐतिहासिक भौतिकवाद की एक उपसिद्धि मात्र है। मार्क्स कहता है कि राज्य वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति है। वहीं जो है मार्क्स आगे कहता है कि आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी समस्त पूंजीपतियों के समान कार्यों का प्रबंधन करने वाली एक समिति होती है। मार्क्स के सहयोगी एंजल्स इस बात का समर्थन करता है और कहता है कि पूंजीपति वर्ग श्रमिकों को दास्ता में न केवल राज्य की शक्ति द्वारा बल्कि सरल शोषण द्वारा रखते हैं, अपितु राज्य की शक्ति द्वारा, नौकरशाही द्वारा, अदालतों द्वारा भी दास्ता में रखते हैं। उसने आगे भी लिखा है कि राज्य केवल स्वामियों, भूस्वामियों तथा पूंजीपतियों की शोषित वर्ग श्रमिकों और कृषकों के विरुद्ध संगठित सामूहिक शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एंजल्स कहता है कि राज्य एक संगठित अत्याचार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। राज्य की उत्पत्ति ही इन अत्याचारी पूंजीपतियों ने श्रमिकों के शोषण के उद्देश्य से की है। वहीं मार्क्सवादी सिद्धांत की अगर हम व्याख्या करें तो उसमें एंगल्स ने अपनी चर्चित कृति द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में लिखा है कि राज्य का अस्तित्व अनंत काल से नहीं है। ऐसे समाज भी रहे हैं जिनमें राज्य नहीं था, जिनमें राज्य या सार्वजनिक शक्ति की कोई कल्पना ही नहीं थी। आर्थिक विकास के क्रम में एक ऐसी अवस्था आई जब समाज अनिवार्यतः वर्गों में विभाजित हो गया और इस विभाजन का अनिवार्य परिणाम ही राज्य के रूप में सामने आया। इस तरह एंगल्स ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि मानव इतिहास के एक विशेष मोड़ पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। दूसरे आगे कहता है कि राज्य उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते के माध्यम से नहीं हुई है, न इसका निर्माण संपूर्ण समाज की इच्छा से हुआ है, बल्कि इसकी तो उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम रहा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम बात करें तो सामाजिक विकास के किसी भी चरण में सामाजिक संगठन का स्वरूप
उस समय की उत्पादन प्रणाली पर आश्रित होता है। शुरू शुरू में जब मनुष्य पशु पक्षियों का शिकार करके मछलियाँ पकड़कर या पालतू पशुओं को अपना आहार बनाकर जीवन निर्वाह करता था, तब वह एक जगह टिक कर नहीं रहता था। जहाँ उसे अच्छा शिकार मिल जाता था, मवेशियों को अच्छा चारा मिल जाता था, वहीं वो रह लेता था। परंतु आगे चलकर जब हल का आविष्कार हो गया, तब वह एक जगह टिक कर खेती करने लगा और जीवन में स्थिरता आ गई। खेती के बाद उद्योग धंधों का विकास हुआ, इससे धन की उत्पत्ति हुई और एक वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी बन गया, जबकि दूसरा उसकी सेवा करने वाले पर विवश हो गया। इस तरह समाज धनवान और निर्धन वर्गों में विभाजित हो गया। धनवान वर्ग ने अपनी निजी संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक कायदे कानूनों और उसका पालन कराने के लिए संयंत्र का आविष्कार किया। यहीं से राज्य की उत्पत्ति होती है। इंग्लिश ने राज्य की उत्पत्ति से पहले एक युग की बात करता है, आदिम साम्यवाद की संज्ञा देता है जिसे। यह वह युग था जब उत्पादन के साधन बहुत मामूली थे, परंतु वे किसी व्यक्ति या वर्ग की निजी संपत्ति नहीं थे। तब समाज धनवान और निर्धन वर्गों में भी नहीं बटा था, अतः वर्ग संघर्ष का सवाल ही पैदा नहीं था। एंगेल्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले सामाजिक संगठन के 3 रूप देखने को मिलते थे। एक जंगली अवस्था, दूसरा बर्बर अवस्था और तीसरा संक्रांति काल। जंगली अवस्था, इसमें पहले लोग जंगलों में रहते थे, पेड़ों पर घर बना करके रहते थे, कंदमूल खा लेते थे। जबकि बर्बर अवस्था, इसमें पशुपालन, खेती और लोहे के हथियारों का चलन शुरू हो गया और लिपि और भाषा का भी विकास होता गया। जो कि संक्रांति काल, जो कि तीसरी अवस्था है, जो सभ्यता के विकास से एकदम पहले की अवस्था थी। ये तीनों अवस्थाएं आदिम साम्यवाद की अवस्थाएं हैं, इसमें राज्य कहीं नहीं है। इस तरह जंगली अवस्था और बर्बर अवस्था के आरंभिक चरणों में समाज के सारे सदस्य मिलजुल कर उत्पादन करते थे और निजी संपत्ति का उद्भव नहीं था। परंतु बर्बर अवस्था के अंतिम चरण में पशुपालन, कृषि, व्यापार, शिल्प, उद्योग आदि की उन्नति से समाज में धन की उत्पत्ति की संभावना पैदा हो गई और आगे चलकर एक छोटा सा वर्ग इस धन पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए दूसरों को गुलाम बना लिया और उनके श्रम से स्वयं लाभ कमाने लगा। इस तरह समाज में एक ओर योद्धा, पुरोहित और शासक वर्ग अस्तित्व में आते हैं, जिन्हें स्वयं श्रम नहीं करना पड़ता, जो दूसरी ओर दासों और स्त्रियों को धन से वंचित रखकर केवल श्रम करने को विवश किया जाता है। स्वामी वर्ग खेतों, पशुओं और खदानों की तरह दासों और स्त्रियों को भी अपनी संपत्ति मानता है और उनके श्रम से पैदा होने वाले मूल्य का एक बड़ा हिस्सा अपने अधिकार में कर लेता है। शोषण की यह परंपरा संक्रांति काल में एक संस्था के रूप में स्थापित हो जाती है और इसी पर आधुनिक सभ्यता तथा राज्य की नींव रखी जाती है। और राज्य का निर्माण किस तरीके से होता है? एंगेल्स के विचार से राज्य की उत्पत्ति उस समय होती है जब समाज धनवान और निर्धन वर्गों में विभाजित हो जाता है। राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है, अतः राज्य का अस्तित्व उस सामाजिक स्थिति के साथ जुड़ा है जिसमें समाज धनवान और निर्धन वर्गों में बटा हुआ है। एंगेल्स कहता भी है कि राज्य कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे बाहर से लाकर समाज पर थोप दिया गया हो। यह नैतिक विचार की साकार प्रतिमा भी नहीं है और न विवेक का साक्षात अवतार है, जैसा कि हीगेल कहता है। यह तो समाज की अपनी उपज है जो विकास के एक चरण में सामने आती है। जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आया, वैसे वैसे वर्गों के बीच असमानता भी बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप राज्य का स्वरूप भी बदलता चला गया। राज्य ने एक निष्पक्ष संस्था के रूप में नहीं, अपितु एक वर्ग की संस्था के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया। पुलिस, सेना, कानून, न्यायालय, साहित्य, धर्म इत्यादि का प्रयोग शोषण, दमन, अत्याचार को जारी रखने के लिए किया जाने लगा। इस प्रकार राज्य वर्ग संघर्ष की उपज है और यह एक वर्गीय संस्था है जिससे संपत्तिहीन वर्ग को नियंत्रण में रखा जा सके। लेनिन कहता है कि राज्य अवश्य ही विकास क्रम के उस स्तर पर अस्तित्व में आया जब समाज विरोधी वर्गों में विभाजित हो गया था। देखने में राज्य एक निष्पक्ष संस्था के रूप में विकसित हुआ, परंतु वास्तव में यह संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया। मार्क्स कहता है कि प्राचीन काल में राज्य दासों के मालिकों का ही राज्य था, जिसका उद्देश्य दासों को उनके नियंत्रण में रखना था। सामंती राज्य निर्धन किसानों और मजदूरों को दबाने के लिए कुलीन वर्ग का यंत्र था। आधुनिक प्रतिनिधि राज्य मजदूरों का शोषण करने के लिए पूंजीपति वर्ग का एक साधन है।
लेनिन कहता है कि राज्य वर्गों के मध्य उपजे विरोधों के असमन्वय का परिणाम और अभिव्यक्ति है। राज्य द्वारा समाज के वर्गीय विरोधाभासों को वास्तव में समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत राज्य का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि वर्गों का विरोध सुलझाने के योग्य ही नहीं है। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को एक लंबे संघर्ष का परिणाम मानता है। मार्क्स तथा एंजेल्स के शब्दों में कहा जा सकता है कि अब तक समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति व दास, कुलीन व साधारण जनता, जागीरदार व गरीब किसान, संपन्न व्यापारी व कारीगर, पूंजीपति व सर्वहारा, एक शब्द में शोषक और शोषित, सदा एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होकर कभी परोक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से अविराम युद्ध करते हैं। मार्क्सवादी विचार कहते हैं कि राज्य एक वर्ग संस्था है क्योंकि यह पूंजीपति के हित का संरक्षक है और श्रमिकों का शोषक है। राज्य वर्ग संघर्ष की उपज है, ऐसा ये कहते हैं, क्योंकि एंजेल्स खुद कहता है कि राज्य कोई शक्ति नहीं जो बाहर से समाज पर थोपी गई है। यह किसी नैतिक विचार का परिणाम भी नहीं है और न ही बौद्धिकता का प्रतीक है। यह तो समाज के विकास के किसी चरण का उपज है। वहीं राज्य का आधार शक्ति है, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं, क्योंकि जब दो वर्ग उत्पन्न होते हैं समाज में तो जिसके पास संसाधन होते हैं उत्पादन के, वो उसकी रक्षा करने के लिए शक्ति का गठन करता है, मतलब पुलिस का, सेना का, कानून का, और उसी के माध्यम से राज्य अस्तित्व में आता है। मार्क्सवादी ये भी कहते हैं कि राज्य जन कल्याण विरोधी है, क्योंकि यह जो है एक विशेष वर्ग का संरक्षक है और उसी के हित में काम करता है। अगर हम जो राज्य का आधार मान करके मार्क्सवादी चलते हैं कि बल है, अगर हम मार्क्स के ध्यान से थोड़ा टी.एच. ग्रीन के तरफ आएँ तो ग्रीन कहता है कि राज्य का जो आधार है वह शक्ति नहीं है बल्कि वह इच्छा है। और अगर हम राज्य के विकास के कुछ मार्क्सवादी चरण की बात करें तो पहले चरण में आदिकालीन समाज आता है, जिसमें कि एंजेल्स कहता है कि बच्चों जैसी सादगी वाला यह जाति व्यवस्था अद्भुत थी। इसमें न सैनिक, न पुलिस, न सामंत, न न्यायाधीश, न जेलें और न ही मुकदमेबाजी थी, परंतु फिर भी इस प्रणाली में कार्य सुचारू रूप से चलते थे। सब झगड़े चाहे कुछ जातियों में या कबीलों में या एक जाति के व्यक्तियों में ही सब लोगों द्वारा मिलकर निपटाए जाते थे। इस युग के मार्क्सवादियों ने आदिम साम्यवाद के नाम से पुकारा है। दूसरा अवस्था दास अवस्था है। इस आदिकालीन साम्यवादी अवस्था रूपी सतयुग अधिक देर तक न रह सका। समझदार तथा चालाक लोगों ने पशुओं को मारने के स्थान पर उनका पालन करना आरंभ कर दिया। समाज दो वर्गों में उदय हुआ। प्रथम वर्ग जिसने पशुपालन करना आरंभ कर लिया और द्वितीय वर्ग जो पुरानी उत्पादन व्यवस्था को बनाए रखते हुए उसमें जो है मालिकाना हक जताना शुरू कर दिया। इसे एंजेल्स ने श्रम का प्रथम महत्वपूर्ण सामाजिक विभाजन माना। इसी अवस्था में श्रम विभाजन तथा विनिमय प्रणाली भी आरंभ हुई। लेनिन कहता है कि मौलिक बात तो यह है कि दासों को इंसान नहीं समझा जाता, उन्हें नागरिक गिनना तो दूर रहा, मानव भी नहीं समझा जाता था। यहीं से वर्ग, शोषण तथा राज्य तीनों का उदय होता है। तीसरी अवस्था सामंतवादी अवस्था है। इसमें जिसके पास भूमि थी वो राजा बना, वो शासक बना, और जिनके पास भूमि नहीं थी कृषक मजदूर बने, और जो भूमि स्वामी थे वही सामंत कहलाए। चौथी अवस्था पूंजीवादी अवस्था है और इस अवस्था में मशीनों का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे बड़े बड़े कारखानों की स्थापना होने लगी तथा पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। इस पूंजीपति वर्ग ने अतिरिक्त मूल्य, यंत्रीकरण, प्रतिस्पर्धा तथा प्रतियोगिता, एकाधिकार आदि द्वारा श्रमिकों का विभिन्न तरीकों से शोषण किया। इस अवस्था में राज्य पूंजीपति के हितों का रक्षक बना। विलियम मॉरिस कहता है कि दंडनायक, न्यायाधीश, पुलिस, कर्मचारी तथा सैनिक, आधुनिक डाकू पूंजीपति के पिस्तौल तथा तलवार होते हैं। वहीं पांचवी अवस्था की हम बात करें तो संक्रमणकालीन राज्य तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का है। मार्क्स का मत है कि पूंजीवाद द्वंद्ववाद के नियम के अनुसार संपत्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। पूंजीवाद के दोष उसे अंदर से खोखला कर रहे हैं।
दूसरी ओर मजदूरों में असंतोष चेतना तथा संगठन की भावना बढ़ रही है। उनका मत है कि पूंजीवाद अपने पतन के अंतिम चरण पर खड़ा है और उसे केवल एक ही धक्के की जरूरत है। अतः क्रांति के द्वारा मजदूर वर्ग पूंजीवादी राज्य को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। यही संक्रमणकालीन राज्य है जिसमें मजदूर वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। इस राज्य का उद्देश्य पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करना तथा साम्यवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना है। और छठा और अंतिम अवस्था है साम्यवादी अवस्था। पूंजीवादी समाज के बाद समाजवादी और उसके बाद साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, जहां से व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता का इतिहास आरंभ होगा। यह समाज वर्ग विहीन भी होगा और राज्य विहीन भी। साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन व वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व की स्थापना होगी। परिणाम स्वरूप वर्गों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब वर्ग नहीं होंगे तो शोषण नहीं होगा, जब शोषण नहीं होंगे तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। अतः साम्यवादी अवस्था में राज्य का लोप हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि मार्क्सवादी सिद्धांत में क्या क्या विवेचना की गई है राज्य के विकास में या राज्य के स्वरूप पर। हमें उम्मीद है कि आपके लिए यह उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।